नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 4 फरवरी 2026 इस तारीख को याद रखिए और हमेशा याद रखिए। इस तारीख को जो हुआ वो इस देश के इतिहास में और शायद दुनिया के किसी जनतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ होगा और आगे नहीं होगा भारत में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये उससे बड़ी चिंता की बात है। एक षड्यंत्र, सुनियोजित षड्यंत्र जो रचा गया इस देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम के खिलाफ, इस देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ, इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। वैसे तो ये घटना जो है, ये षड्यंत्र का सारा मामला, मुझे नहीं लगता कि जिस पैमाने पर इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिस गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए था, उस तरह से हुआ। न तो सत्तारूढ़ दल की ओर से, न तो स्पीकर की ओर से, लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, और न ही राजनीतिक दलों की ओर से। राजनीतिक दलों के मतभेद अपनी जगह पर है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, नीतिगत मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं। ये सब पार्ट एंड पार्सल है डेमोक्रेसी का, और इसी तरह से चलती है। इसमें नरम गरम होता रहता है, कभी विपक्ष का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी सत्ता पक्ष का हो जाता है। ये संतुलन एक तरह से बना रहता है। लेकिन अगर उस पूरी व्यवस्था को नष्ट करने का, उसको कलंकित करने का कोई षड्यंत्र रचा जाए तो वो सामान्य घटना नहीं है। 4 फरवरी को आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ लोकसभा में। लोकसभा में राष्ट्रपति ने जो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था, तो उनके अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका उत्तर देना था, उस चर्चा का। ये एक परिपाटी है, परंपरा है, संसदीय नियम है और संसदीय व्यवस्था की आवश्यकता है कि जो मेंबर, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हों या विपक्षी दल के हों, हालांकि सवाल तो ज़्यादा विपक्षी दल के लोग ही उठाते हैं, उनका जवाब प्रधानमंत्री की ओर से आए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद में सबसे बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री का। जनता के प्रति और संसद के प्रति, दोनों के प्रति वो जवाबदेह होता है। जवाबदेह तो वो नौकरशाही के प्रति भी होता है, लेकिन अभी संसद की बात करते हैं। 5 बजे प्रधानमंत्री को आना था, प्रधानमंत्री नहीं आए। क्यों नहीं आए? ऐसा भारत के संसदीय इतिहास में आप 47 से जोड़िए या 1950 में गणतंत्र बनने के बाद से जोड़िए, कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर प्रधानमंत्री न दे, या मैं कह रहा हूं न देने दिया जाए। तो ये जनतंत्र के लिए कितनी खतरनाक घटना है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैसा संकट का समय है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनको सूचना दी कि आप सदन में ना आएं। ये भी पहली बार हुआ भारत के संसदीय इतिहास में कि लोकसभा स्पीकर सदन के नेता से कह रहा है कि आप सदन में ना आएं। क्यों? क्योंकि उससे पहले एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस और उसके कुछ साथी दलों ने प्रधानमंत्री सदन में जहां बैठते हैं, उस आसन को सामने से और पीछे से घेर लिया। किसने? कांग्रेस और उसके साथी दलों की महिला सांसदों ने। अब इसी से षड्यंत्र का पता चलता है। पहली तो बात यह है कि संसद में कार्यवाही चल रही हो या उससे पहले जब सांसद आते हैं, सदस्य आते हैं, तो उनके स्थान तय है। स्पीकर के बाईं तरफ विपक्ष बैठता है और दाहिनी तरफ सत्तारूढ़ दल। दोनों एक दूसरे से किसी को बधाई देना हो, मिलना हो, कोई बात कहनी हो तो आते जाते हैं, लेकिन इस तरह से दूसरे पक्ष की ओर कोई जाता नहीं। ना सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति जाता है उधर, ना विपक्ष का दल। लेकिन कुछ समय से परंपरा चल रही है कि मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ देना। ये शुरू किया था शरद यादव ने, जब महिला आरक्षण बिल की प्रति उन्होंने छीनकर फाड़ दी थी। उसके बाद इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन 4 फरवरी को जो हुआ वो कभी नहीं हुआ। इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री के आसन को घेर रखा था। अब आप 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष की बात न मानते और सदन में आ जाते, तो उनके साथ क्या हो सकता था? प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था। और मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए, मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था, ये महिलाएं उन पर शारीरिक रूप से हमला कर सकती थी। हालांकि इसकी आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मैं मानकर चलता हूं जानकारी के अभाव में कि ऐसा करने का उनका इरादा नहीं था।
लेकिन उनके आने के बाद जो होता, अगर प्रधानमंत्री आकर बैठते और विपक्षी दलों की महिला सांसद उनको घेर कर रखती, तो आप मानकर चलिए, ये तो स्वाभाविक बात है कि सत्तारूढ़ दल के सांसद चुपचाप बैठकर तमाशा तो नहीं देखते। सत्तारूढ़ दल के लोग भी वेल में आते और वहाँ पहुँचते, और उसके बाद जो दृश्य होता उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की, गुत्थम गुत्था, ये सब हो सकता था। कांग्रेस की यही योजना थी कि ऐसा दृश्य बने, और चूंकि प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट होता है तो पूरा देश और दुनिया देखे कि महिला सांसदों पर, और ख़ास तौर से इसमें आगे रखा गया दलित महिला सांसदों को, कि उनके साथ कुछ भी हो, क्योंकि उसके बाद केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्य ही नहीं आते, मार्शल भी आते जो उपद्रव कर रहे हैं उनको बाहर करने के लिए। मार्शल्स के साथ अगर धक्का मुक्की होती, मारपीट की नौबत आती, या सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के साथ, तो उसका क्या नैरेटिव बनाया जाता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मामला इतना है कि कांग्रेस पार्टी की बेचैनी, हताशा, छटपटाहट हर दिन के साथ बढ़ रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी की छवि को खराब किया जाए, कैसे उनकी विश्वसनीयता लोगों के बीच में कम की जाए, उनका जो बढ़ता कद है देश और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उस पर कैसे दाग लगाया जाए। और ये मैं कह रहा हूँ तो ये कोई हवा वाली बात नहीं है। स्पीकर ने कंफर्म किया इसको कि उन्होंने मना किया था प्रधानमंत्री को आने से, प्रधानमंत्री नहीं आए, इससे साबित हुआ। पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया। उसके अलावा कांग्रेस की नेता और राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका वाड्रा, गांधी परिवार की प्रमुख सदस्य, उन्होंने संसद परिसर में मीडिया के लोगों से कहा, अगर विपक्षी महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई तो इसमें क्या हो गया, प्रधानमंत्री को इसमें डरने की क्या ज़रूरत है। तो इससे पुष्टि हो गई कि उनकी जानकारी में ये हुआ, मतलब कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की जानकारी में। और आप ये सहज रूप से मान सकते हैं ये रणनीति, ये षड्यंत्र रचा गया गांधी परिवार की ओर से। राहुल गांधी का बयान सुनिए कि प्रधानमंत्री डरकर भाग गए। जब षड्यंत्र उनका कामयाब नहीं हुआ तो ये मुद्दा बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने इस देश की संसदीय परंपरा, संसद की गरिमा, उसको बचाने के लिए ये कदम उठाया। प्रधानमंत्री चाहते तो भाई सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, एनडीए को मिला लें तो और ज़्यादा है, तो जाहिर है कि वो विपक्ष पर भारी पड़ते, कोई भी ऐसी धक्का मुक्की या इस तरह की स्थिति आती तो। लेकिन वो दृश्य क्या बनता। हमने एक दृश्य जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखा था, जब माइक तोड़कर, मेज के हिस्से तोड़कर विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ दल के विधायकों की ओर, मंत्रियों की ओर फेंके, विधानसभा अध्यक्ष की ओर फेंका, कई विधायक घायल हो गए, खून बहने लगा। वो दृश्य पूरे देश ने देखा था। उसी दृश्य को रिपीट करने की, उसी परिस्थिति को दोहराने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई। अब ये सामान्य बात नहीं है। तो क्या इसके बाद ये होगा कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी को तैनात किया जाएगा? ये बात केवल नरेंद्र मोदी की नहीं है, इस देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री की है। उसकी सुरक्षा अगर सदन के अंदर खतरे में पड़ जाए तो संसदीय जनतंत्र के लिए इससे बड़ा काला दिन और क्या हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री सदन के अंदर असुरक्षित हो जाए, कि उस पर हमला हो सकता है उसके विरोधियों द्वारा। हमला हो न हो, मैं कह रहा हूं, अगर इस बात की आशंका भी बनती है, इस बात के संकेत भी मिलते हैं, ये भी गंभीर बात है। लेकिन ऐसा हुआ, सत्तारूढ़ दल ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी धुरंधर, उसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। अब वो फिल्म ओटीटी पर रिलीज़ हो गई है, आप सबको देखना चाहिए। उसमें एक पात्र कहता है, जब एक्शन की बात होती है, ऑपरेशन की बात होती है, कि अगर ऐसा किया तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका धैर्य खत्म हो जाएगा, उसका धैर्य टूट जाएगा। तो दूसरा जवाब देता है कि कभी कभी राष्ट्रीय नेतृत्व का धैर्य टूटना देश के हित में होता है। मैं कह रहा हूँ ये वो समय आ गया है जब भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व का, यानी प्रधानमंत्री, उनके साथियों का धैर्य टूटना चाहिए। अगर संसदीय जनतंत्र की गरिमा को बनाए रखना है तो उनका धैर्य टूटना चाहिए।
फिर कह रहा हूँ, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। ये मामला ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी सुरक्षित हैं कि नहीं। ये मामला है कि इस देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं कि नहीं, वो भी सदन के अंदर। तो इस मामले को अगर हमने गंभीरता से नहीं लिया, इसके निराकरण का उपाय न किया कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति आने ही न पाए, उसके लिए अगर कदम नहीं उठाए गए, तो आप मान कर चलिए कि बहुत जल्दी ही ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ लोकसभा अध्यक्ष को लेकर। हालांकि उस समय पीठासीन अधिकारी एक नॉर्थ ईस्ट की महिला सदस्य थी, लेकिन अंततः सदन में जो कुछ हो रहा है उसकी जवाबदेही स्पीकर की है। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला अपने दायित्व का निर्वाह करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। ये बार बार सदन का न चलना, बार बार कार्यवाही में बाधा होना, प्लेकार्ड दिखाना, वेल में घुसकर नारेबाजी करना, पीठासीन अधिकारी की तरफ कागज़ फाड़कर फेंकना, ये एक तरह का हमला है। अगर आप कागज़ फाड़कर फेंक रहे हैं पीठासीन अधिकारी की ओर, तो ये एक तरह का हमला है उस पद पर जो सदन के अंदर सर्वोच्च होता है। सवाल ये है कि जो महिला सांसद प्रधानमंत्री के आसन के करीब गई, आगे और पीछे से घेर रखा था, उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कार्रवाई की। ये समय है परंपरा और नियम दोनों को स्थापित करने का नए सिरे से। उन सदस्यों की सदस्यता क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए? ऐसे लोग सदन का सदस्य बने रहने के अधिकारी नहीं हैं जब तक इस तरह का कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। और इसमें कमजोरी मैं सरकार की भी मानता हूं। क्या सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष पर इस बात का दबाव डाला या उनसे अनुरोध किया या उनसे ये कहा कि ये इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, आपने क्यों होने दिया? और हो गई तो आपने क्या कदम उठाया? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के अपने बयान के मुताबिक उनको इस बात की जानकारी मिल गई थी कि प्रधानमंत्री को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। ये योजना बनी कांग्रेस और उसके साथी दलों के बीच में। उनमें से किसी ने स्पीकर को जानकारी दी और उस जानकारी के आधार पर स्पीकर ने प्रधानमंत्री को मना किया कि आप सदन में ना आइए। आप कल्पना कर सकते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री से कहे कि आप अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए सदन में मत आइए, क्योंकि वहाँ आपके लिए खतरा है। और खतरा कौन है? कोई दूसरा अराजक तत्व नहीं, उसी सदन के सदस्य जिनको चुनकर भेजा है जनता ने। तो ये जनता के लिए भी एक संदेश है, ऐसे लोगों को कभी जो है सदन में न भेजे। लेकिन इस सब के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष और सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकते। आपने ऐसी परिस्थिति क्यों आने दी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा हो जाए? प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा होने का मतलब है कि इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। और सवाल ये है कि लोकसभा अध्यक्ष की जवाबदेही कैसे तय होगी? ये जो सस्पेंशन है, इससे काम चलने वाला नहीं। आप बीमार होते हैं, दवा लेते हैं, 3 दिन 4 दिन दवा खाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर दवा की डोज बढ़ाता है या पोटेंसी बढ़ाता है उसकी, या दवा बदलता है। तो अगर सस्पेंशन से मामला ठीक नहीं हो रहा है, परिस्थितियां नहीं सुधर रही हैं, तो उससे आगे के कदम के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सदन में किस किस तरह के दृश्य देखे हैं इस देश ने, ये भूलना नहीं चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हालांकि वो कभी मान्यता प्राप्त प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे, लेकिन उनका कद किसी राष्ट्रीय नेता से कम नहीं था। और जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उनसे किसी मायने में कमतर नहीं थे, न पढ़ाई लिखाई में, न जानकारी में, न राजनीतिक अनुभव में, न सामाजिक क्षेत्र में काम करने के अनुभव में, न बुद्धिमत्ता में, न नीतियों को समझने में, न इस देश को समझने में, इस देश के समाज को समझने में। आप उस समय के अखबारों को पढ़िए, उस समय की लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को देखिए। आपको गिनती करना मुश्किल होगा कि कितनी बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, और सदस्यों की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, उनको मार्शल्स ने उठाकर सदन से बाहर फेंका। राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है राहुल गांधी की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सामने। तो नेहरू सबसे बड़े डेमोक्रेट इस देश के, और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े डिक्टेटर
जो ये सब होते हुए देख रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को क्यों निकाला जाता था? क्योंकि वो नेहरू के खिलाफ बोलते थे, इसलिए उनको सदन से निकाल दिया जाता था। मार्शल उठाकर ले जाते थे, बाहर फेंक देते थे। आज वो क्यों नहीं हो रहा है? आज उससे आगे कुछ करने की ज़रूरत है, और आगे करने का मेरी नज़र में, मेरी समझ जहाँ तक जाती है, 2 ही तरीके हैं। जो सदस्य इस तरह का हंगामा करते हैं उनका वेतन रोक दिया जाए पूरे उनके निर्वाचित कार्यकाल के लिए। दूसरा है कि उनकी सदस्यता को ख़त्म कर दिया जाए और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। ये 2 कदम अगर उठाए जाएंगे तो मुझे लगता है तब शायद बाकी लोगों को समझ में आएगा, वरना सदन की गरिमा तार तार होती रहेगी। सदन की गरिमा तार तार तो बहुत समय से हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर खतरा आया है। पहली बार, फिर दोहरा रहा हूँ, ऐसा समय आया है जब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई उसका जवाब नहीं देने दिया गया। राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, उसमें लोकसभा में जो हुआ उसका हल्का सा जिक्र किया, लेकिन मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि वो समय निकल गया, ये सदाशयता दिखाने का, ये धैर्य दिखाने का। अब धैर्य के बांध के टूटने का समय होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में किसी की हिम्मत ही न पड़े ऐसा करने की। नरेंद्र मोदी या कोई व्यक्ति हो, वो स्थायी नहीं है। ये संसदीय व्यवस्था स्थायी है, ये देश स्थायी है। इस संसदीय व्यवस्था में लोगों की भूमिकाएं तय हैं। सदस्यों की भूमिका ये है कि वो सदन में सरकार के खिलाफ या अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सवाल उठाएं, सरकार को कटघरे में खड़ा करें, सरकार की आलोचना करें, सरकार की निंदा करें, प्रधानमंत्री की भी निंदा करें, आलोचना करें। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को, सदन के नेता की सुरक्षा को खतरे में डालना, पीठासीन अधिकारी की सुरक्षा को खतरे में डालना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए यदि आप ये समझते हैं इस संसदीय व्यवस्था को बनाए रख रहा है। अगर ये तय कर लें कि इस संसदीय व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है तो फिर सब कुछ होने दीजिए। लेकिन ऐसा आपके आचरण से, व्यवहार से, आपकी वाणी से कभी प्रकट नहीं हुआ कि आप संसदीय व्यवस्था में आपका अविश्वास है, बल्कि संसदीय व्यवस्था को और मजबूत करने में विश्वास है। तो संसदीय व्यवस्था ऐसी घटनाओं से, ऐसे षड्यंत्रों से कमज़ोर होती है, मजबूत नहीं होती है। और संसदीय व्यवस्था को, संसदीय जनतंत्र को जो कमज़ोर करना चाहते हैं, उनके साथ कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। उनके साथ आतंकवादियों और अर्बन नक्सल्स और नक्सलियों जैसा व्यवहार होना चाहिए। वर्तमान कानून में व्यवस्था हो तो उसे लागू किया जाना चाहिए, अगर नहीं है तो कानून नया बनाया जाना चाहिए। ये ऐसा षड्यंत्र है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सत्तारूढ़ दल जो भाजपा है उसके नेताओं या कुछ और नेताओं तक का मामला नहीं है। ये पूरे देश के लिए डरने का समय है कि हम जा कहाँ रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। क्या सत्ता से बाहर हुई पार्टी इतनी निराशाग्रस्त और हताशा में डूब जाएगी कि वो कोई भी नियम कानून मानने से मना कर देगी, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाल देगी और बड़े गर्व से उसके बाद दावा करेगी कि प्रधानमंत्री डर गए। प्रधानमंत्री की सदाशयता को और प्रधानमंत्री की संसद की गरिमा को बनाए रखने को उनकी कमज़ोरी समझना मुझे लगता है विपक्ष की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन ये बात आप राहुल गांधी को नहीं समझा सकते, और राहुल गांधी की जो दरबारी हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं समझा सकते। तो राहुल गांधी को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा जो षड्यंत्र उन्होंने, उनकी पार्टी ने रचा, उसका परिणाम क्या हो सकता है। वो कितना बड़ा षड्यंत्र था। ऐसे लोगों को जनतंत्र विरोधी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसका विरोधी और राष्ट्र विरोधी समझा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालने का कोई कदम, कोई प्रयास वो राष्ट्रद्रोह से कम नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए ये कोई सामान्य बात नहीं है कि विपक्ष की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री का आसन घेर लिया। आप समझिए कि स्पीकर की बात मानकर, सलाह मानकर प्रधानमंत्री ने सदन में ना आकर कितने बड़े हादसे को टाल दिया।
कितनी बड़ी अनहोनी को टाल दिया, लेकिन इस अनहोनी को टालने भर से काम नहीं चलेगा। इसके बाद का आगे का कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके बाद का कदम ये उठाने की ज़रूरत है कि ऐसा प्रावधान हो कि भविष्य में कोई इस तरह का काम करने की हिम्मत न करे, चाहे जो पार्टी सत्ता में हो, जो विपक्ष में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टियां आती जाती रहेंगी, नेता आते जाते रहेंगे, देश हमेशा रहेगा। देश की गरिमा किस में है, देश की सुरक्षा किस में है, देश का हित किस में है, फैसला लेने का सिर्फ यही आधार होना चाहिए। ये आधार नहीं होना चाहिए कि विपक्ष जो है मनमानी करता रहा, विपक्ष जो है सारे नियम कानून का उल्लंघन करता रहा और हम चुपचाप देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि हम संसदीय जनतंत्र में विश्वास करते हैं। अब ये फिर कह रहा हूँ, धैर्य खोने का समय है, धैर्य धारण करने का समय नहीं है। अगर आपको संसदीय जनतंत्र की मर्यादा और संसदीय जनतंत्र की रक्षा करना है तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।